हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी। इस पर सेक्शन 94 to 120 रखते हैं ऑफ IBC 2016। ठीक है, अब सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होती है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी की इंसॉल्वेंसी में और इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, जो कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी है मतलब कंपनी की जो इंसॉल्वेंसी है उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT होती है, और जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है उसमें कौन होता है? DRT होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें सेक्शन 94 है। 94 क्या बोलता है कि जो डेटर है मतलब ये फर्म या फिर इंडिविजुअल, वो खुद भी DRT को अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा क्या कर दो, रिवाइवल करा दो। या तो वो खुद करेंगे, थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, या फिर विदाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी DRT को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डेटर कौन है? फर्म है, तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एप्लीकेशन लगाएंगे DRT को फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर डेटर इंडिविजुअल है तो फिर वो एप्लीकेशन लगा सकता है DRT को थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, विदाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर फर्म है डेटर तो फिर वो एप्लीकेशन लगाएंगे, उसको साइन कौन करेगा? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर साइन करेंगे। वो भी इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं या थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब खुद भी लगा सकते हैं, थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल। एप्लीकेशन लगाएंगे तो किसी भी डेट के लिए लगा सकते हैं एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड डेट। एक्सक्लूडेड डेट क्या होता है? एक्सक्लूडेड डेट में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट लोन आता है और अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई उसके डैमेजेस हैं, तो वो होते हैं एक्सक्लूडेड डेट में। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, किसी भी डेट के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड डेट। ठीक है, और हु इज़ नॉट एंटाइटल्ड, कौन कौन एप्लीकेशन नहीं लगा सकता? अगर कोई अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, ठीक है, वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, या फिर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, या बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा है, तो एप्लीकेशन नहीं लगा जा सकती। ठीक है, और अगर प्रीवियस एप्लीकेशन लगाए हुए भी 12 महीने ख़त्म नहीं हुए हैं तो दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। 12 महीने हो चुके हैं उसके बाद एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 95 बोलता है, 94 तो बोलता था कि डेटर अप्लाई करेगा DRT को, लेकिन सेक्शन 95 बोलता है कि क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है DRT को रिवाइवल के लिए। क्रेडिटर खुद भी अप्लाई कर सकता है, थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और एक क्रेडिटर ने क्या करा कि एक पार्टनर के अगेंस्ट रिवाइवल एप्लीकेशन लगा दी DRT को, दूसरे क्रेडिटर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट लगा दी। तो जब प्रोसीडिंग होगी तो DRT सारी प्रोसीडिंग्स को क्लब कर देगा। ठीक है, ये लिखा है कि फर्म है उसमें A और B दो पार्टनर हैं। राम है क्रेडिटर, उसने IRP मतलब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस A के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई, श्याम ने B के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई, तो DRT क्या करेगा? दोनों एप्लीकेशंस को क्लब कर देगा, कंसोलिडेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब क्रेडिटर पिटीशन लगाता है तो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है। क्रेडिटर क्या करता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है। क्या क्या? डेट्स ओड बाय डेटर। क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाता है? डेट ओड बाय डेटर मतलब कि डेटर ने कौन कौन से डेट ओ कर रखे हैं, उसके पास कौन कौन से डेट है। ठीक है, और दूसरा फेलियर बाय डेटर टू पे विद इन 14 डेज़ फ्रॉम द नोटिस ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने डेटर को नोटिस दिया था कि हमारा डेट पे कर दो, लेकिन 14 दिन का नोटिस दिया था, 14 डेज़ का, लेकिन उसने पे नहीं करा। और एनी अदर रेलेवेंट एविडेंस। ठीक है, और क्रेडिटर एप्लीकेशन की कॉपी किसको देगा? डेटर को भी देगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 96 बोलता है इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड। सेक्शन 94 बोलता है कि डेटर भी अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 95 बोलता है क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है DRT को। ठीक है, और सेक्शन 96 बोलता है इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी, तो उसमें एक ही मोरेटोरियम पीरियड होता है 180 डेज़ का। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी में 2 मोरेटोरियम पीरियड होते हैं, एक इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड, एक फाइनल मोरेटोरियम पीरियड। इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट कब होता है? कमेंस होता है ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टिल एडमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। जब हमने एप्लीकेशन क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी DRT को, और ख़त्म कब होता है? एडमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन, जो DRT ने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? पेंडिंग सूट पर स्टे लग जाएगा और क्रेडिटर
कोई न्यू एक्शन या सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड में क्या होगा, पेंडिंग सूट पर स्टे लग जाएगा और न्यू एक्शन और सूट भी नहीं लग सकता। ठीक है, और इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड शेल ऑपरेज अगेंस्ट ऑल पार्टनर्स, मतलब कि जैसे इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड किसी फर्म के अगेंस्ट लगाई थी, क्रेडिटर ने क्या करा कि एप्लीकेशन किसके अगेंस्ट लगाई थी, फर्म के अगेंस्ट, लेकिन जो इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड होगा वो सारे पार्टनर के अगेंस्ट भी अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है प्रोवाइजो है सेक्शन 96 का, शेल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शन एज नोटिफाइड बाय सीजी विद द कंसल्टेशन विद सेक्टोरल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, मतलब कि सीजी नोटिफाई कर सकता है कुछ ट्रांजैक्शन पे जिस पे इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड नहीं लगता। ठीक है, सेक्शन 97 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेम एज फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे अपॉइंट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का मतलब होता है एक नई शुरुआत, कि कंपनी अगर अपने एबल, कोई भी फर्म इंडिविजुअल अगर एबल टू पे डेट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, डीआरटी को फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है कि हमारे डेट को डिस्चार्ज कर दो और हम लोग दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। सेम इसी तरीके से इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। मैं बता देती हूँ कैसे अपॉइंट होता है। अगर एप्लीकेशन लगाई थी डेटर ने या क्रेडिटर ने अपने आप, थ्रू नॉट थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ऑन इज ओन लगाई थी, तो डीआरटी को एप्लीकेशन लगाई थी जिस दिन, तो डीआरटी 7 दिन के अंदर आईबीबीआई को बोलेगा, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बोलेगा, इसको बोर्ड बोलेंगे अब से, बोर्ड को बोलेगा 7 डेज़ में कि आप हमें रिकमेंड करो कि हम कौन सा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करें। तो बोर्ड जो है मतलब आईबीबीआई वो क्या बोलेगा, 10 दिन के अंदर रिकमेंड करके दे देगा और डीआरटी को अपॉइंट करना पड़ेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन अगर डेटर ने या क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो डीआरटी क्या करेगा, 7 दिन के अंदर आईबीबीआई को बोलेगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो आईबीबीआई क्या करेगा, चेक करेगा कि उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही। अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो फिर वो उसी को अपॉइंट रहने देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि चेंज होना चाहिए तो 10 दिन के अंदर रिकमेंड कर देगा नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 98 बोलता है रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब हमने ऊपर तो अपॉइंट करा था, अब चेंज करना चाहता है डेटर और क्रेडिटर, चाहते हैं कि हमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज करना है, तो फिर वो एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डीआरटी को। डीआरटी क्या करेगा, 7 डेज़ के अंदर रेफरेंस कर देगा आईबीबीआई को, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रिकमेंड कर देगा और ये 10 दिन के अंदर नॉमिनेट कर देगा न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और डीआरटी अपॉइंट कर लेगा उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, और डीआरटी ऑर्डर देकर अपॉइंट कर लेगा न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, और डीआरटी ऑर्डर दे सकता है ओल्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड कोऑपरेट विद न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, डीआरटी ऑर्डर दे सकता है ओल्ड को कि आप सारी इन्फॉर्मेशन न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दो और कोऑपरेट करो उसके साथ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 99 बोलता है रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिपोर्ट बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जिस दिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा वो 10 दिन के अंदर डीआरटी को रिपोर्ट बना के देगा और उसको रिकमेंड करेगा कि आपको जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को अंडर सेक्शन 94 और 95 विद इन 10 डेज एंड सबमिट द रिपोर्ट टू डीआरटी। ठीक है, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डेटर से क्रेडिटर से कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है और डेटर क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी 7 डेज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर एप्लीकेशन फाइल करी थी अंडर सेक्शन 95, मतलब कि क्रेडिटर ने इन्फॉर्मेशन मतलब क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी। ठीक है, तो क्रेडिटर बोल रहा है कि हमको ये डेट लेने हैं। ठीक है, हमको इतना पैसा लेना है इंडिविजुअल से या फर्म से, लेकिन इंडिविजुअल या फर्म बोल रहा है कि हमने तो दे चुके हैं पैसे, हम नहीं देंगे। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, डेटर से मतलब इंडिविजुअल से या फर्म से प्रूफ मांगेगा कि जो आप बोल रहे हो कि हम दे चुके हैं, लेकिन क्रेडिटर बोल रहा है कि अभी अनपेड है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डेट क्लेम्ड एज अनपेड। ठीक है, कि हमने, डेटर तो बोल रहा है कि हम दे चुके हैं लेकिन क्रेडिटर बोल रहा है नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो प्रूफ मांगेगा डेटर से, एविडेंस, किसी कोई चेक दिया था, कोई कैश दिया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करा था, उसका एविडेंस दे दो, या फिर साइंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्रेडिटर एक्सेप्टिंग ड्यूज़, एक्सेप्टिंग रिसिप्ट ऑफ ड्यूज़। कोई क्रेडिटर ने एक्नॉलेजमेंट कोई साइन करी थी, मतलब जो उसने पैसा लिया था तो उसने कोई एक्नॉलेजमेंट साइन करी थी, उसके वो मांगेगा
प्रूफ मांगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेट रजिस्टर्ड है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास तो वो वैलिड माना जाएगा ऑलरेडी, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा 95 और 94 की कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, और एप्लीकेंट हैज़ प्रोवाइडेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, और एप्लीकेंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन में। उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिकमेंड करेगा डीआरटी को कि एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो एप्लीकेशन, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि ये जो इंडिविजुअल है या फर्म है मतलब डेटर है उसका फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस हो सकता है तो उसका रिवाइवल नहीं करेंगे, डीआरटी को बोलेगा कि आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दो, और जो एप्लीकेशन सेक्शन 94 या 95 में लगाई थी वो मान ली जाएगी एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 81 में, ठीक है। 81 सेक्शन है उसका। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद डीआरटी क्या करेगा, जब उसको रिपोर्ट बना के दी है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने तो 14 डेज़ के अंदर फ्रॉम द रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। जैसे 10 लाख का लोन है तो वो बोल सकता है 8 लाख में 9 लाख में सेटलमेंट कर लो, ठीक है, ऑर्डर दे सकता है वो, ठीक है। और जो भी डीआरटी ऑर्डर देगा उसकी कॉपी किसको देनी है, क्रेडिटर को देनी है 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। और अगर डीआरटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो क्रेडिटर फाइल कर सकता है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डेटर, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन मोराटोरियम पीरियड, अब ये फाइनल मोराटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये कब 180 डेज़ का होता है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब डीआरटी ने एप्लीकेशन को एडमिट करा है, और ये ख़त्म कब होता है, जब अप्रूव करता है डीआरटी रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में रेजोल्यूशन प्लान होता है वैसे ही इंडिविजुअल में रीपेमेंट प्लान होता है, ठीक है। और इस पर स्टे लग जाएगा 180 डेज़ का होता है ये मोराटोरियम पीरियड, और इसमें क्या होगा, स्टे लग जाएगा, डेटर की सारी प्रोसीडिंग्स पे स्टे लग जाएगा, कोई न्यू प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, और डेटर अपने असेट्स को बेच नहीं सकता, एलिएनेट नहीं कर सकता, मतलब सेल नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, मॉर्टगेज नहीं करा सकता, ठीक है। और ये शेल ऑफ प्रेज अगेंस्ट द ऑल पार्टनर्स, बताया था मैंने कि फर्म के अगेंस्ट लगाई है लेकिन सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट लगेगा ये। और सीजी स्पेसिफाई कर सकता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिस पे मोराटोरियम पीरियड अप्लाई नहीं होगा विद कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, सेक्शन 102 बोलता है पब्लिक नोटिस। डीआरटी ने जब से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करा है, ठीक है, डीआरटी ने जब से एप्लीकेशन 14 दिन के अंदर वह एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जब से उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी है उसके 7 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस देगा फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। डीआरटी पब्लिक नोटिस देगा, इनवाइट करेगा सारे क्रेडिटर से क्लेम्स इनवाइट करने के लिए पब्लिक नोटिस देगा, और 21 डेज़ के लिए देगा पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कहाँ का देना है, 2 न्यूज़पेपर में देना है, प्रीमाइसिस ऑफ डीआरटी में होगा, वेबसाइट ऑफ डीआरटी में होगा। और कंटेंट क्या होंगे पब्लिक नोटिस के, ऑर्डर की डिटेल होगी कि डीआरटी ने क्या क्या ऑर्डर दिया है, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की डिटेल होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम होगा, ठीक है। और रजिस्टरिंग क्लेम्स बाय क्रेडिटर, जो क्लेम्स कौन रजिस्टर करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा, ठीक है। और लिस्ट बनाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लेम रिसीव हुए हैं और इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्रेडिटर की लिस्ट बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम रिसीव्ड एंड इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन। उसके बाद रीपेमेंट प्लान बनाया जाएगा। रीपेमेंट प्लान कौन बनाता है, डेटर प्रिपेयर करता है रीपेमेंट प्लान इन कंसल्टेशन विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। डेटर मतलब फर्म या इंडिविजुअल रीपेमेंट प्लान बनाता है कंसल्टेशन विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज करा जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कैरी आउट डेटर बिजनेस, डेटर का बिजनेस कैरी आउट करेगा, एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ करेगा फंड्स ऑफ द डेटर, रिलीज़ कर सकता है डेटर की असेट्स, ठीक है। रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज करा जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू कैरी आउट डेटर बिजनेस, और एडमिनिस्टर करना फंड्स को डेटर के, और रिलीज़ करेगा डेटर की असेट्स को, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट प्लान के कंटेंट क्या होंगे, जस्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट, मतलब कि हमने पेमेंट कैसे करी, कौन सी असेट बेची,
कौन कौन से क्रेडिटर को पेमेंट करी, ये सब। और पेमेंट ऑफ फीस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हमने पेमेंट करी, कहाँ से करी, कितनी करी, ये सब बताया जाएगा। और एनी अदर मैटर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द रीपेमेंट प्लान। जब रीपेमेंट प्लान बन जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, रीपेमेंट प्लान का रिपोर्ट बना के देगा विद इन 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। क्लेम सबमिट करने की लास्ट डे क्या होती है, 21 डेज़। 21 डेज़ खत्म होने के 21 डेज़ के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रीपेमेंट प्लान के ऊपर रिपोर्ट बना के डीआरटी को देगा। कंटेंट क्या होंगे उसमें कि हमने रीपेमेंट प्लान में लॉ कंप्लाई कर रहा है, इम्प्लीमेंट हो सकता है रीपेमेंट प्लान, और क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है तो डेट और प्लेस क्या होगा मीटिंग का, टाइम क्या होगा मीटिंग का, और मीटिंग मिनिमम 14 डेज़ बाद होनी चाहिए और मैक्सिमम 21 डेज़ बाद हो सकती है फ्रॉम सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू डीआरटी। जब हम डीआरटी को रिपोर्ट सबमिट करते हैं 21 डेज़ के अंदर, उसके बाद जो मीटिंग होगी क्रेडिटर की मिनिमम 14 डेज़ बाद और मैक्सिमम 21 डेज़ बाद हो सकती है, ठीक है। 21 डेज़ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो क्रेडिटर की मीटिंग होगी, उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नोटिस देगा क्रेडिटर को, 14 डेज़ का नोटिस देगा, ठीक है। और कौन से क्रेडिटर को देगा, जिसकी लिस्ट बनाई थी, जिन्होंने अपना क्लेम सबमिट किया था 104 सेक्शन में, ठीक है। कंटेंट क्या होंगे नोटिस के, कॉपी ऑफ रीपेमेंट प्लान, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डेटर, रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन रीपेमेंट प्लान, फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी। नोटिस जो जाएगा क्रेडिटर को 14 डेज़ का, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, रीपेमेंट प्लान की कॉपी होगी, जो डेटर के अफेयर्स हैं, मतलब कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब बताया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन रीपेमेंट प्लान, जो उसने रिपोर्ट बनाई थी, जो डीआरटी को दी थी, वो भी होगा, और प्रॉक्सी फॉर्म भी होगा, ठीक है। और जो प्रॉक्सी वोट कर सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बताएगा कि प्रॉक्सी कैसे वोट करेगा, ठीक है। उसके बाद मीटिंग होगी, ये सेक्शन 109 आगे आएगा। जो क्रेडिटर के पास राइट है रीपेमेंट प्लान को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, मॉडिफाई करने का, ठीक है। सेक्शन 108 सब सेक्शन 2 बोलता है कि क्रेडिटर के पास क्या राइट है, रीपेमेंट प्लान को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अगर मॉडिफाई कर दिया तो डेटर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, दोबारा लेनी पड़ेगी। अगर क्रेडिटर के चाहते हैं रीपेमेंट प्लान को मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी डेटर की, ठीक है। और अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग एडजर्न्ड हो गई तो मैक्सिमम 7 डेज़ तक एडजर्न्ड हो सकती है। अगर मीटिंग एडजर्न्ड हो गई, किसी भी रीज़न की वजह से मीटिंग हो नहीं पाई, मीटिंग एडजर्न्ड हो गई, तो मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए मीटिंग एडजर्न्ड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 109 बोलता है कि क्रेडिटर वोटिंग कैसे करेंगे, एज असाइन टू हिम। जैसे उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको वोटिंग राइट्स देता है क्रेडिटर्स को, वैसे उसके हिसाब से वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग राइट ऑफ क्रेडिटर शेल बी असाइंड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। और क्रेडिटर वोट नहीं करेगा, क्रेडिटर विल नॉट वोट, क्रेडिटर वोट नहीं करेगा अगर डेट इज़ अनलिक्विडेटेड, मतलब कि हमें जो अमाउंट है डेट का वो पता ही नहीं है कितना अमाउंट है। जैसे क्रेडिटर तो बोल रहा है 1 लाख रुपये देने हैं, लेकिन जो डेटर है वो बोल रहा है नहीं 80,000 देने हैं, तो अभी हमें अमाउंट फिक्स नहीं है, तो इस केस में क्रेडिटर वोट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा केस है क्रेडिटर तब भी वोट नहीं करेगा अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं था, ठीक है। और दूसरा हु इज़ एन एसोसिएट ऑफ डेटर, या अगर वो डेटर का एसोसिएट है तो भी क्रेडिटर वोट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो वोट कब करेगा, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर दी है, मतलब उसने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी है, ठीक है, तो फिर वो वोट कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, अगर उसने सिक्योरिटी इन्फोर्स करा ली तो वोट नहीं करेगा वो रीपेमेंट प्लान में, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका पार्ट ऑफ द लोन सिक्योर्ड था और पार्ट ऑफ द लोन अनसिक्योर्ड था, तो जो जितना पार्ट अनसिक्योर्ड था उस पर तो वोटिंग राइट कर सकता है, वो राइट वोट कर सकता है। लेकिन अगर जितना पार्ट सिक्योर्ड था उस पर वोट वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका हाफ ऑफ द लोन इज़ सिक्योर्ड एंड हाफ ऑफ द लोन इज़ अनसिक्योर्ड, तो जितना अनसिक्योर्ड है उस पर वोटिंग कर सकता है, जितना सिक्योर्ड है उस पर वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब ये सेपरेट डेट माने जाएंगे दोनों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली दिस सेक्शन, ठीक है। और
इन मीटिंग क्रेडिटर विल अप्रूव रीपेमेंट प्लान। क्रेडिटर अप्रूव करेंगे कैसे, कितना होना चाहिए। रीपेमेंट प्लान को अप्रूव कब मान लिया जाएगा, अगर क्रेडिटर ने अप्रूवल दे दी, कितने क्रेडिटर ने, मोर देन 3/4 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, मोर देन 3/4 नहीं, मोर देन 3/4 इन वैल्यू, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट इन पर्सन है और प्रॉक्सी है, ठीक है, मतलब प्रॉक्सी का वोट भी इसमें काउंट होगा। उसके बाद सेक्शन 112 112 सेक्शन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिपोर्ट बना के देगा, रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, रिपोर्ट बनाएगा मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स की। उसके कंटेंट क्या होंगे, कितने क्रेडिटर्स प्रेजेंट थे मीटिंग में, रेजोल्यूशन रीपेमेंट प्लान को एक्सेप्ट करा या रिजेक्ट करा, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर रिपोर्ट बना के किसको दे देगा, डेटर को दे देगा, क्रेडिटर को दे देगा और डीआरटी को दे देगा, ठीक है। अब जब हम डीआरटी को दे देंगे, मीटिंग हो जाएगी, आफ्टर द मीटिंग डीआरटी क्या करेगा, रीपेमेंट प्लान को अप्रूव करेगा, तो डायरेक्शन देगा टू इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। डीआरटी चेक करेगा रिपोर्ट को जो उसने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बना के दिया और उसको सही लगेगा तो फिर वो अप्रूव कर देगा और डायरेक्शन देगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आई, डीआरटी ने बोला कि रीपेमेंट प्लान को मॉडिफाई कर दिया उसने, वो ऑर्डर देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रीसम्मन करो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मतलब दोबारा मीटिंग बुलाओ क्रेडिटर्स की, ठीक है। या तो वो अप्रूव कर देगा, अगर अप्रूव कर दिया तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा वही वाला रीपेमेंट प्लान, अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो मॉडिफाई कर देगा और बोलेगा दोबारा मीटिंग बुलाओ और दोबारा क्रेडिटर से अप्रूवल लो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 115 बोलता है कि डीआरटी रीपेमेंट प्लान जब अप्रूव करेगा तो बाइंडिंग होगा ऑल क्रेडिटर्स पर, और डीआरटी ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट क्या चलेगा, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और डीआरटी ने जो ऑर्डर पास करा उसकी कॉपी किसको देनी है, आईबीबीआई को भी देनी है, मतलब बोर्ड को देनी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 116 रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रीपेमेंट प्लान की, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, रीपेमेंट प्लान की स्कीम को सुपरवाइज करेगा और वो डीआरटी से कुछ पूछ भी सकता है, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो, और डीआरटी डायरेक्शन देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को और उसको वो माननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 117 शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स 14 डेज़ के अंदर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ रीपेमेंट प्लान फॉरवर्ड कर देगा टू द पर्सन हु आर बाउंड बाय रीपेमेंट प्लान एंड डीआरटी फॉलोइंग चीज़ें। जब कंप्लीट हो जाएगा रीपेमेंट प्लान, फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, 14 डेज़ के अंदर इन लोगों को क्या बताएगा, रीपेमेंट प्लान फुल्ली इम्प्लीमेंट हो चुका है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सम्मनिंग ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड, सब बताएगा कि कितनी रिसिप्ट आई, कितनी पेमेंट करी हमने की, और रीपेमेंट प्लान जो है फुल्ली इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। और 14 डेज़ के अंदर करेगा, लेकिन एक्सटेंशन मिल सकती है 7 डेज़ की। एक्सटेंशन कौन देगा, डीआरटी देगा, ठीक है। उसके बाद प्री मैच्योरिटी एंड, मतलब नॉट एबल टू फुल्ली इम्प्लीमेंट। क्या कभी कभी क्या होता है कि जो रीपेमेंट प्लान है वो प्री मैच्योर हो जाता है, मतलब फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अगर क्या हुआ कि जो रीपेमेंट प्लान है फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब हमने कुछ डेट तो पे कर दिए, कुछ नहीं पे कर पाए, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या बताएगा, डीआरटी को रिसिप्ट और पेमेंट बताएगा, कितनी रिसिप्ट आई, कितनी पेमेंट करी हमने, रीज़न फॉर प्री मैच्योर, ऐसा क्यों हुआ कि जो रीपेमेंट प्लान है वो प्री मैच्योर हो गया, ठीक है। क्रेडिटर लिस्ट बताएगा हुज डेट नॉट एबल टू सेटिस्फाई, बताएगा कि हम इन क्रेडिटर को पे नहीं कर पाए और क्यों नहीं पे कर पाए, ये सब बताएगा, ठीक है। फिर डीआरटी ऑर्डर देगा कि रीपेमेंट प्लान हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, रीपेमेंट प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया पूरी तरह, और डेटर और क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, और डीआरटी की ऑर्डर की कॉपी किसको देनी है, डेटर को और क्रेडिटर को देनी है, और रिपोर्ट सबमिटेड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर डीआरटी रिपोर्ट सबमिट करेगा आईबीबीआई को, ठीक है। इसमें लिखा है सेक्शन 118 बोलता है कि प्री मैच्योरिटी रीपेमेंट प्लान कभी कभी प्री मैच्योर भी हो जाता है। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है कि ऐसा रीपेमेंट प्लान बनाया था हमने कि कुछ कुछ डेटर को तो हमने पे कर दिया, कुछ कुछ क्रेडिटर्स की तो पेमेंट कर दी, लेकिन कुछ कुछ क्रेडिटर्स की हम पेमेंट नहीं कर पाए, और वो क्यों नहीं पे कर पाए, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डीआरटी को बताएगा कि हमने इन लोगों की पेमेंट कर दी, इन लोगों की नहीं कर पाया, और व्हाट इज़ द रीज़न। फिर डीआरटी ऑर्डर दे देगा कि हम लोग की रीपेमेंट प्लान फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड और जो डेटर क्रेडिटर है वो क्या कर सकते हैं, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं, और डीआरटी की कॉपी, डीआरटी के ऑर्डर की कॉपी किसको देनी है, डेटर को क्रेडिटर को देनी है, और रिपोर्ट करेगा डीआरटी
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। ये है हमारा, ये ख़त्म होता है इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी। और आपको पसंद आया तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।